बात कर रहे थे डेथ रजिस्टर्स की, तो हम एक बात समझेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड नोटिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है। रजिस्ट्रेशन मतलब कि जब भी हम किसी को रजिस्टर करते हैं दैट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड फिर हम उस इंसान को फॉलो भी करते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या होता है, एक बार डिजीज़ हुई है, हमने अथॉरिटीज़ को नोटिफाई कर दिया, उन्होंने उसको क्वारंटीन कर दिया, कंट्रोल मेजर्स कर दिया, और एक बार डिजीज़ गई देन सब खत्म हो जाता है, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन इज़ काइंड ऑफ अ परमानेंट एंड इट रिक्वायर्स फॉलो अप, ठीक है। एंड जो पीपल जिन लोगों को हम रजिस्टर करते हैं दे आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली अ पार्ट ऑफ स्पेशल स्टडीज, इट कैन बी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, ओके। सो मॉर्बिडिटी रजिस्टर्स एग्जिस्ट फॉर ओनली सर्टेन डिजीजेज, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि इट इज़ मेनली फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक स्ट्रोक, माइकार्डियल इंफार्क्शन, कैंसर, ब्लाइंडनेस, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, कंजेनाइटल रुबेला। पर ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी के लिए वी ऑल्सो हैव रजिस्टर्स, ठीक है। मॉर्बिडिटी रजिस्टर्स आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि एक तो बताते हैं ड्यूरेशन ऑफ इलनेस क्या है, केस फेटालिटी एंड सर्वाइवल कितनी है, ठीक है। दीज रजिस्टर्स अलाउ फॉलो अप ऑफ द पेशेंट्स एंड प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूस अकाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजीज इन द कम्युनिटी। तो हमें क्या पता चला, हमने फॉलो किया पेशेंट को, एक तो हमें क्या पता चलेगी, उसकी नेचुरल हिस्ट्री पता चल जाएगी, ठीक है, कि अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है उसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या है, ठीक है। फिर हमें पता चल जाएगा कि एक इलाके में कितने लोगों को फ्रिक्वेंसी, मतलब कितनी लोगों को डिजीज़ेज़ है ये वाली, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है कि अगर हम एक डिफाइंड एरिया कैलकुलेट नहीं करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से शायद हम प्रेवलेंस ये सब ना देख पाए, पर एटलीस्ट हम उसकी नेचुरल हिस्ट्री तो देख लेंगे, क्योंकि हमें नेचुरल हिस्ट्री में बहुत ही कम रिसर्चेज है, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग फॉलोअप चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो अगर एक साथ दो चीज़ें हो रही है तो दिस इज़ वेरी गुड। If the reporting system is effective and coverage is on national or representative basis, the register can provide useful data on morbidity for particular disease. एक तो हमें डिजीज़ पता चल रहा है, इंटरवेंशन क्या दिया, मतलब ट्रीटमेंट क्या दिया, एंड डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टैलिटी भी पता चल रही है, ठीक है। रिकॉर्ड लिंकेज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जन्म इस हॉस्पिटल में हुआ तो वहाँ का रिकॉर्ड, मुझे कभी फ्रैक्चर हुआ तो वहाँ का रिकॉर्ड, मुझे कभी ज़ुकाम हुआ तो वहाँ का रिकॉर्ड। तो एक इंसान ने जितनी बार भी हॉस्पिटल विज़िट किया है अलग अलग जगह अलग अलग समय में, तो उन सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करना, ठीक है। द इवेंट्स कॉमनली रिकॉर्डेड क्या होता है, बर्थ, मैरिज, डेथ, हॉस्पिटल एडमिशन, डिस्चार्ज, ठीक है। अदर चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप कॉलेज में है तो आप एप्लीकेशन देखते हैं सिक लीव की, ठीक है। प्रोफाइलैक्टिक प्रोसीजर्स, आपके इम्यूनाइजेशन हो गए, यूज़ ऑफ सोशल सर्विसेज भी हो गया, ठीक है, जैसे रिहैब हो गया, ठीक है। सो रिकॉर्ड लिंकेज इज़ अ पर्टिकुलरली सूटेबल मेथड फॉर एसोसिएशन बिटवीन डिजीजेस, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं इटोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे गई एंड आई यूज अ वेंटिलेटर ओवर देयर, ठीक है, एंड नाउ आई डेवलप्ड काइंड ऑफ अ रेस्पिरेटरी डिजीज़, सो आई कैन गो बैक एंड लिंक कि हाँ ये यहाँ पे पहले एडमिट हुई थी और इस वजह से शायद इसको हुआ है, ठीक है। सो देन आई कैन सी कि हाँ बाकी सबको भी, सो आई कैन फाइंड इटोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो रिकॉर्डिंग टू दिस। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। देन द मेन प्रॉब्लम विद द रिकॉर्ड लिंकेज इज कि वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट कैन अक्यूमुलेट, ठीक है। हमें इतना डेटा चाहिए नहीं जितना हमने अक्यूमुलेट कर लिया कि इसका बर्थ कहाँ हुआ था, इसने फ्रैक्चर कहाँ ठीक कराया, इसने खांसी हुई तो इसने क्या किया एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। इसलिए इसका हमारा लिमिटेड एप्लीकेशन है, ठीक है। सो वी हैव ट्विन स्टडीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड क्रॉनिक डिजीजेज हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं वो अपनी पर्चियाँ संभाल के रखते हैं कि उन्होंने ये यहाँ पे किया था, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एपिडेमोलॉजी, फैमिली एंड जेनेटिक स्टडीज़ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिकॉर्ड लिंकेज इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए। देन एपिडेमोलॉजिकल सर्वेलेंस की बात करें, सो वी हैव स्पेशल कंट्रोल इरेडिकेशन प्रोग्राम्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ दीज। जैसे हमारे पास होता है नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम, वी हैव RMCH, ठीक है। सो ये सारे प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, सर्वेल करते हैं तो डिज़ीज़ को, ताकि हम पता कर सकें कितना प्रेवलेंस है उस डिज़ीज़ का, ठीक है। जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, फिर हम उनको रिपोर्ट करते हैं तो हमें इंसिडेंस पता चल गई, प्रेवलेंस पता चल गई, हमें पता चल गया कि अगर हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं तो कैसे कंट्रोल हो रही है डिजीज़, जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया। सो एपिडेमोलॉजिकल सर्विस इन पॉलिसीज़ के साथ ही हो जाते, तो एक ही बार में सब निपटा दो, ठीक है। तो इसमें मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी देख सकते हैं फॉर स्पेसिफिक डिजीज़। अदर हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड्स में क्या आ सकता है, आपके OPDs,
PHC, सब सेंटर, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव। पर इनमें ड्रॉबैक क्या है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ जनरल पॉपुलेशन को ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है। डेटा जनरेटेड बाय दीज रिकॉर्ड्स आर मोस्टली केप्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज रादर दैन मॉनिटरिंग, ठीक है। हम ये नहीं देख रहे कि किसको क्या हुआ, किसको कब कैसे हुआ। इट इज़ ऑल ऑन इंडिविजुअल बेसिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस कि हाँ ये आए थे, इन्होंने ये कराया, ठीक है। इट इज़ फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस, ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ डेटा देखें, सो इन्वायरमेंट वी हैव एयर, वाटर एंड नॉइज़, और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो हम पॉल्यूशन देख सकते हैं। वी कैन सी कि फूड में कैसे एडिटिव्स डाले जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स, वेस्ट डिस्पोजल कैसा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ये भी आता है कि पॉपुलेशन कैसे एक्सप्लोड कर गई, एक्सप्लोड मतलब कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कैसे इंक्रीज़ हो रहा है किसी मटीरियल का। फॉर एग्जाम्पल अगर अनाज है तो कितने लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, कितने लोगों को हमें फीड करना है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन क्वान्टिफिकेशन ऑफ फैक्टर कॉजेटिव ऑफ डिजीज़। कहीं पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा, तो लंग कैंसर ज़्यादा हो गया, तो हमने क्या किया, फैक्टर्स देख लिए क्या एसोसिएटेड है। कलेक्शन ऑफ ये इन्वायरमेंटल डेटा रिमेन्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर। अगेन डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं लेते हैं ज़्यादातर, जो होता है ये बहुत ही मिनिमल लेवल पर हम ये करते हैं। देन वी हैव हेल्थ मैन पावर स्टैटिस्टिक। इसमें कुछ नहीं है, जितने भी हेल्थ पर्सनल्स होते हैं, इट कैन बी डॉक्टर्स, कैन बी डेंटिस्ट, इट कैन बी नर्सेज, इट कैन बी वार्ड बॉयज़, इट कैन बी एनी वन, तो उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, क्या स्पेशलिटी, कहाँ काम करते हैं, सेम वे ये एक रजिस्टर होता है, ठीक है। ये रजिस्टर कौन बनाता है, स्टेट मेडिकल डेंटल नर्सिंग काउंसिल्स। एंड हमारी NMC है, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है। एंड सेंसस में भी हम ऑक्यूपेशन पूछते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो एक कैटलॉग, एक लिस्ट निकाल दी जो कहते हैं हेल्थ इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, जिसमें सारे फिजिशियंस के बारे में सब लिखा होता है, ठीक है। पॉपुलेशन सर्वेज की बात करते हैं, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट नोट, ठीक है। ये 3 तरीके का होता है। अब हम पॉपुलेशन सर्वेस क्यों कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा कि हेल्थ इन्फॉर्मेशन शुड बी पॉपुलेशन बेस्ड, ठीक है। सो रूटीन स्टैट्स में सेंसस वगैरह निकाल रहे हैं, ये तो हमें चाहिए, पर ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें सब कौन पेशेंट्स आ रहे हैं जो खुद अप्रोच कर रहे हैं डॉक्टर को, ठीक है। और सेंसस के हर 10 साल में हो रहा है, तो वो रोज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमें पॉपुलेशन सर्वेस चाहिए। तो ये क्या होता है, टू सप्लीमेंट रूटीनली कलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स दैट इज़ रिलेटेड टू कॉलेरा, मलेरिया, प्लेग, रेस्पिरेटरी डिजीज़, फीवर, डायरिया, क्योंकि मेन डिजीजेज है पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस की, ठीक है। हेल्थ सर्विस इज़ यूज फॉर सर्विंग रिलेटिंग टू एनी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है, मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी, न्यूट्रिशनल स्टेटस। पर जब हम इसको एक स्पेसिफिक डिजीज़ से को रिलेट कर दें, मेन वेरिएबल के अराउंड को रिलेट कर दें कि आप स्मोकिंग करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, दैट इज़ मॉर्बिडिटी सर्वे, ठीक है। देन हम आते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे में, ठीक है। तो सर्वे फॉर इवैल्यूएटिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज़ कम्युनिटी डायग्नोसिस, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस कैसी है, फिर हम देखेंगे कि अगर वो कम्युनिटी में है, कोई एक डिज़ीज़ है, तो कितनी फैली है और कौन सी डिज़ीज़ को हमें इंपॉर्टेंस देनी है जब भी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है। सर्वे फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड डिजीज़, दीज सर्वेज आर हेल्पफुल फॉर स्टडिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, कि आज अगर स्मोकिंग करें तो आगे जाके उनको कितने लोगों को कैंसर हो गया, ठीक है। सर्विस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कि कितने लोग हेल्थ सर्विस यूज़ करते हैं, कितना एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है, क्या इवैल्यूएशन है, ठीक है, कि कितने लोगों को किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, अनमेट नीड्स क्या है किस लोगों की, इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर। पॉपुलेशन सर्विस किसी भी सेंटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, एंड वही है डिस्क्रिप्टिव की, और क्रॉस सेक्शनल, एनालिटिक, और बोथ। सर्वे मेथड की बात करते हैं, सो इट कैन बी इंटरव्यू, इट कैन बी एग्जामिनेशन, इट कैन बी रिकॉर्ड, इट कैन बी क्वेश्चनर्स, ठीक है। सो इंटरव्यू में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू कराती है, कुछ नहीं होता, घर घर जाके ये पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो हर एक का एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है। जो हेल्थ इंटरव्यूज़ होते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, पर एक सब्जेक्टिव फिनोमिनन है, ठीक है। जो इंसान है वो अपने बारे में बता रहे हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है ये जांचने के लिए। अगर उसने कहा कि मुझे फॉर एग्जांपल गाउट है, ठीक है, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, मैं ये दवाई लेता हूँ, ये वो, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिव। कभी कभार लोगों को पता नहीं होता है, दे से थिंग्स दैट जो उनको नहीं होती है, कि थोड़ा सा घुटनों में दर्द है, नहीं मुझे तो गाउट है, मुझे तो ये दिक्कत है, मुझे तो वो है, ठीक है। एंड दिस इज परसीव्ड मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट। इकोनॉमिक लॉस ऑफ इलनेस,
ये उनके पास बिल्स वगैरह वो दिखा सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल केयर, ओपिनियन, बिलीफ, एटीट्यूड एंड सम कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर्स। हमारे पास क्या होता है, KAP, नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस। ठीक है, एग्जामिनेशन सर्विस देखते हैं तो ये क्या है, मोर डिस्क्रिप्टिव है। इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर होता है, टेक्नीशियन होता है, इंटरव्यूअर होता है, पूरा एग्जामिनेशन किया जाता है। पर इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी बहुत एक्सपेंसिव है, लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द मेथड ऑल्सो रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट। अगर आपने ढूंढ लिया डिजीज, उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। ठीक है, देन जनरली मॉर्बिडिटी, फैमिली प्लानिंग एंड वाइटल इवेंट्स, बट द मॉर्बिडिटी डेटा इज़ नॉट रिलायबल। ढूंढ तो इसमें हम सभी सकते हैं, जो भी हमारे सर्वेज है, जो भी हमारे ये इंटरव्यूज़ हैं, हम इसमें पूछ तो सभी सकते हैं, पर ये रिलायबल नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो बायस होते हैं, वो पुराना याद करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, दिस इज़ वाई इंटरव्यूज़ आर ऑफन कंबाइंड विद हेल्थ एग्जामिनेशन सर्वेज एंड लेबोरेटरी मेजरमेंट्स। एंड ऑल्टरनेटिव मेथड, तो ठीक है, ये इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनर्स। क्या हो गया आजकल चलन कि आप एक क्वेश्चनर बनाओ, लोगों को मेल कर दो या ईमेल कर दो, ठीक है, वो खुद भर के एवेलुएट कर सकते हैं अपने आप को, या फिर आपको रिजल्ट्स भेज सकते हैं। अब ये सिंपल है, चीपर है। ठीक है, और पर इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी टारगेट पॉपुलेशन जिसको आप ये क्वेश्चनर्स भेज रहे हैं, उनके पास एक लेवल ऑफ एजुकेशन होती है कि वो पढ़ सके, उसको समझ सके, इंटरप्रेट कर सके, ढंग से भरे, उसको स्किल होना चाहिए भरने का। ठीक है, पर इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि लोग भरते नहीं हैं। ठीक है, हेल्थ रिकॉर्ड सर्वे सबसे चीपेस्ट है, कुछ नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, देखो कि कितने लोगों ने वो हेल्थ सर्विस ली है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एस्टिमेट्स ऑब्टेन्ड आर नॉट पॉपुलेशन बेस्ड, जैसे हमने कहा था ना कि हॉस्पिटल में कहीं से भी कोई भी आ सकता है। ठीक है, रिलायबिलिटी इज़ ओपन टू क्वेश्चन। ठीक है, लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन, कहीं पे कुछ अलग तरीके से देते हैं ट्रीटमेंट, कहीं पे कुछ अलग तरीके से देते हैं, रिकॉर्डिंग भी थोड़ी अलग से होती है। ठीक है, अनलेस द मेन ऑफ, जनरली जब भी हम सर्वे करते हैं तो हम घर घर में जाते हैं, घर घर, हाउस होल्ड इज़ द मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग यूनिट। पर अगर हमारा एक टारगेट पॉपुलेशन, जैसे बच्चे हैं, स्कूल चिल्ड्रन हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल ग्रुप है, तो तब हम सर्वे टारगेट में करते हैं। ठीक है, इट अलाउज, हम हाउस होल्ड ही क्यों चूज़ करते हैं, घर घर क्यों जाते हैं, बिकॉज इट इज़ सोशल, इकोनॉमिकल एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, एक ही जगह सब मिल जाता है। ठीक है, देन साइज़ ऑफ सैम्पल। ठीक है, कितना होना चाहिए, अब देखो ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना मेजरमेंट्स लेने हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है आपका, बहुत सारे एग्जामिनेशन है, तो आप तो कम सैम्पल लोगे। ठीक है, पर अगर डिग्री ऑफ प्रिसीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो सैम्पल ज़्यादा होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप सैम्पल डिसाइड करते हैं। तो मैनी नेशनल सैम्पल्स क्या होते हैं, 5,000 से 10,000 हाउस होल्ड कवर कर लेते हैं, और उसको ही हम सैम्पल ले लेते हैं। दिस इज़ यूजुअली एडिक्वेट फॉर नेशनल एस्टिमेट्स, वेरिएबल सच एज हेल्थ केयर स्टेटस एंड एंथ्रोपोमेट्री। ठीक है, सर्वेज कैरिड आउट बाय ईदर सिंगल और रिपीट विजिट, एक विजिट में भी हो सकता है, रिपीटेड विजिट पे भी हो सकता है। ठीक है, दोनों के हम अभी फ़ायदे नुकसान पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पड़ जाएगा, एस्टिमेट ऑफ वाइटल इवेंट्स। ठीक है, सिंगल सर्वे में क्या होता है कि एक ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट इट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव, उनको याद करके बताना पड़ता है। ठीक है, एंड इट देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ रिकॉल्स एंड ओमिशंस, हो सकता है वो गलत बता दे, भूल जाए बताना। ठीक है, फॉलोअप अगर हम करेंगे हर 6 महीने में या फिर किसी शॉर्ट इंटरवल में, तो हमें ज़्यादा वो होगा कि 6 महीने पहले आपके यहाँ क्या हुआ था। अगर वो 1 साल पहले बताएंगे तो नहीं याद नहीं होगा, 6 महीने शायद याद रहे। ठीक है, बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव। ठीक है, देन डेटा मस्ट बी गैदर्ड अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशंस विद क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, स्टैंडर्ड होना चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। द कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी लिमिटेड टू दोज आइटम्स फॉर विच देयर इज़ क्लियरली डिफाइंड यूज़ और नीड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लंग कैंसर के बारे में लोगों से पूछ रहे हैं, एंड देन यू आर आस्किंग कि आप some random question that is not needed in lung cancer questionnaire, so this is not important. ठीक है, द फैक्ट दैट डेटा माइट बी ऑफ इंटरेस्ट और यूज टू समवन समडे समवेयर इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न। ठीक है, तो अगर किसी को लंग कैंसर है, मैं पूछती हूँ आपको डाइट्री फाइबर्स कितने खाते हो, नॉट वैलिड। ठीक है, एंड ये ज़रूरी भी नहीं है कि हम तो कह देंगे कि अभी सारा डेटा इकट्ठा कर लो, बाद में यूज़ करते रहेंगे, फ़ायदा नहीं है उसका। बाद में जब तुम्हें ज़रूरी हो गया ना डेटा का, तुम्हें फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न कि अभी सब इकट्ठा कर लो, बाद में यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, अदर रूटीन स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, द फॉलोइंग लिस्ट इट इज़ नॉट कॉम्प्रीहेंसिव बट इट इज़ एग्जाम्पल। ठीक है, सो वी हैव डेमोग्राफिक। ठीक है, डेमोग्राफिक में हमारा डेटा वही है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, मूवमेंट, एजुकेशनल लेवल कैसा है। इकोनॉमिक में है कि कितना कमा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है। ठीक है, खाने में कितना खा रहे हैं, ठीक है, कितने कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को। सोशल में है कि कितने लोग मेडिकली सिक्योर हैं, उनके पास इंश्योरेंस है।
ठीक है। एंड इट कैन कंप्राइज ऑफ सिकनेस, एब्सेंस, सिकनेस, डिसेबिलिटी, बेनिफिट रेट्स, ठीक है। तो देन वी हैव नॉन क्वान्टिफाइबल इन्फॉर्मेशन, ये सारी तो क्वान्टिफाइबल थी, ठीक है। देन वी हैव नॉन क्वान्टिफाइबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज द हेल्थ सिस्टम इज़ मेनली ऑन द क्वान्टिफाइबल, जिसमें हमें डेटा नंबर्स चाहिए होते हैं। हेल्थ प्लानर्स एंड डिसीजन मेकर्स रिक्वायर नॉन क्वान्टिफाइबल डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि एक कंट्री में 50 लोगों की डेथ हो गई है, तो उसका मैं क्या करूँ। पर अगर मैं कहूँ 100 में से 50 लोगों की डेथ, दैट इज़ ग्रेव सिचुएशन, तो हमें नंबर्स नहीं, हमें इंटरप्रिटेशन चाहिए, ठीक है। तो हमें इंटरप्रिटेशन चाहिए कि ये दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है और क्या है, ठीक है। एंड हेल्थ पॉलिसीज़, क्योंकि नंबर्स नहीं समझ में आते हैं, ठीक है। हेल्थ लेजिस्लेशन, पब्लिक का एटीट्यूड कैसे है, आप इसको नंबर में नहीं काउंट कर सकते। प्रोग्राम की कॉस्ट कितनी है, प्रोसीजर्स क्या लगेंगे, टेक्नोलॉजी कैसी लगेगी, ठीक है। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो हमने इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा कलेक्शन में की डेफिनेशन में पढ़ा था। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक मेथड्स, अब आता है हमारा बायोस्टैट्स का पार्ट, ठीक है। डेटा विच इज़ ऑब्टेन्ड सब्सिक्वेंटली इज क्लासिफाइड, एनालाइज, ये ऊपर वाली डेफिनेशन यहाँ छाप दी है, ठीक है। अब डेटा अगर कोई खुद जाके कलेक्ट करे, जैसे सेंसस है ना, घर घर जाके पूछ रहे हैं, दैट इज़ प्राइमरी डेटा। अगर मैं सेंसस को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन निकालूँ या फिर अपनी रिसर्च में यूज़ करूँ, दैट इज़ सेकेंडरी डेटा। जो आप बाहर दूसरे सोर्स, जिसने खुद ने स्टडी किया, आप उसकी स्टडी को देखकर अपने रिकॉर्ड्स बना, मतलब अपने कलेक्शन करो, दैट इज़ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। देन इफ़ यू आर स्टडिंग हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, एंड यू वांट टू यूज सेंसस, दैट इज़ सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में से मोर प्रिसिशन होता है क्योंकि आपने खुद लिया है, ठीक है। पर सेकेंडरी डेटा इज़ ईजी क्योंकि वो किसी और ने लिया है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी हैव टैबुलेशन, ठीक है। सो टैबुलेशन में क्या होता है कि हम डेटा को एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन के लिए करते हैं, ठीक है। सो इसमें हम टैबुलेट कर देंगे। अब ये क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आप देख सकते हैं 1 है 2 है, ठीक है, दिस इज़ सिंपल टेबल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी टेबल्स हम लेंगे उनको 1 2 करेंगे, ताकि हम उनको लेबल कर देंगे, उनके लिए एक टाइटल और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, ठीक है। हेडिंग्स जो रोज़ और कॉलम्स की अच्छी होनी चाहिए। डेटा मस्ट बी अकॉर्डिंग टू साइज़ और इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि रिदम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहले लिख दिया फिर बाद में कुछ और लिख दिया। इट शुड बी रिलेटेड टू अ साइज या फिर उसका इंपॉर्टेंस। इट कैन बी क्रोनोलॉजिकल, इट कैन बी अल्फ़ाबेटिकल, इट कैन बी जियोग्राफिकल। जब भी आप हिस्ट्री लेते हो आप लिखते हो ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, देयर शुड बी ऑर्डर। इफ़ परसेंटेजेस और एवरेज आर टू बी कंपेयर्ड, दे शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है। कोई इतनी बड़ी टेबल नहीं बनानी, कोई पढ़ने नहीं बैठा है। मोस्टली वर्टिकल यूज़ करते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल में थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में, फुट नोट्स डाल देते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, ख़त्म, ठीक है। देन आप देख सकते हैं अब क्या है, क्लास इंटरवल्स होते हैं। ये तो हमारा क्या है, ये हमारा है अनग्रुप डेटा, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर के लिए कितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो दिस इज़ आर डिस्क्रीट डेटा। द डेटा इज़ फर्स्ट स्प्लिट इनटू कन्वीनियंट ग्रुप्स। अगर बहुत ज़्यादा डेटा है फिर कॉन्टिन्यूस है, फॉर एग्जांपल बीपी है, वेट है, हाइट है, ठीक है, तो हम उसको हर एक को इंडिविजुअल नंबर से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने 100 लोगों का लिया है, ठीक है, और किसी की हाइट है 5.5, 5.6, 5.7, तो हम क्या करेंगे, 5:6 के क्लास इंटरवल में उसको रख देंगे, ठीक है, 5:7 ऐसे लेंगे। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, ग्रुप्स में, कन्वीनियंट ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर हम उसकी फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है। तो क्लास इन्वर्टर इसमें दे रखा है 0 to 4 है, ठीक है। जनरली हम इसको 5 या 10 के मल्टीपल्स में लेते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एज ग्रुप इज फ्रिक्वेंसी, जैसे इसमें 35 मैंने मार्क कर रखा है। इट माइट बी स्टेटेड व्हेन देयर इज़ अ लार्ज डेटा, ठीक है, अ मैक्सिमम ऑफ 20 ग्रुप्स, एंड व्हेन देयर इज़ नॉट मच डेटा देन 5 ग्रुप्स, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको ये याद करना पड़े, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल द क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल सो दैट ऑब्जर्वेशन शुड बी कंपेरेबल, ठीक है। 0 से 4, 5 से 4, तो इनका जो डिफरेंस है ना वो सही वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है क्लास साइज, 0-4 4, 5-9 4, ठीक है, 10-14 4, तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, ठीक है।
द मेरिट ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ कि हम एक ही बार में देखकर वी कैन इंटरप्रेट द डेटा और हमें पता चल जाएगी कहाँ पे कंसंट्रेशन है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो टॉल्स अबाउट द रेंज एंड शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अगर इतनी बड़ी टेबल नहीं होती और मैं सब कुछ लिख देती कि इस स्टेट में ऐसा 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 है, ठीक है। अब मैं इसमें देख रही हूँ तो मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। मुझे पूरा नहीं देखना पड़ेगा, पूरा डेटा नहीं छानना पड़ेगा, मुझे डायरेक्टली समझ में आ जाएगा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। या फिर नीचे देखो 2011 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ख़त्म, ठीक है। सो इसमें हम एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं। देन वी हैव चार्ट्स एंड डायग्राम्स। ये जो हमने पढ़े ना टैबुलेशन, ये जनरली उनके लिए होता है जो मतलब कि थोड़े लिटरेट होते हैं या फिर थोड़ा एक्सपर्ट काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट के लिए हमारे पास आगे भी है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। चार्ट्स एंड डायग्राम्स जनरली लेमैन लोगों के लिए होता है, ठीक है। सो दे हैव अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन इमेजिनेशन ऑफ पीपल, ठीक है। ये पॉपुलर है, या मैगजीन्स न्यूज़पेपर में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि आप लेबल करते हैं और थोड़े बहुत रिमार्क्स डाल देते हैं, ठीक है। और डायग्राम ज़्यादा अच्छा बेटर रिटेन रहते हैं मेमोरी में। अगर आप किसी की फ़ोटो देखो तो आपको याद रहेगी। डेटा हैज़ टू बी प्रेजेंटेड बाय डायग्राम्स ऑट टू बी सिंपल। ऐसा नहीं कुछ कॉम्प्लेक्स बना देगी वो समझ में ही नहीं आ रहा है, और कोई रिस्क नहीं होना चाहिए कि रीडर्स को मिसअंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। देयर इज़ नो रिस्क दैट द रीडर विल मिसअंडरस्टैंड। हाउएवर सिंप्लिसिटी मे बी ऑब्टेन ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ डिटेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं। अब मैंने 29 की जगह से वही स्टेट्स दिखाई जो ज़्यादा पॉपुलर्स हैं, ठीक है। अगर ये बहुत बड़ी मैं टेबल बनाती तो हो सकता है मुझे इंटरप्रेट करने में, पूरा पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, या फिर हो सकता है कि मुझे दिक्कत आती। तो मैंने क्या किया, ओमिट कर दिया डेटा को, ठीक है। इससे अच्छे भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट इट। पर हमें डेटा कम करना पड़ेगा। जो फालतू का डेटा है, जो मतलब रेलेवेंट नहीं है, फालतू नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो हम इकट्ठा करें सब इंपॉर्टेंट है, पर जो रेलेवेंट नहीं है या फिर जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू वांट रियल स्टडी वी हैव टू गो बैक टू ओरिजिनल डेटा। हमें फिर ओरिजिनल डेटा देखना पड़ेगा। बार चार्ट्स बहुत कॉमन है, ठीक है। सो इसमें लेंथ होती है बार की, जितना ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड। ईजिली प्रिपेयर्ड है, ईजिली कंपेयर कर सकते हैं विजुअली, ठीक है। आपको ये नंबर्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ सिंपल, दिस इज़ सिंपल बार चार्ट। दिस इज़ मल्टीपल, जिसमें 2 क्लब्ड है, ठीक है। दिस इज़ कॉम्पोनेंट बार चार्ट, इसमें भी दोनों क्लब्ड है, पर इसमें ये साइड बाय साइड थे और ये ऊपर है, नीचे है, ठीक है। देन वी हैव हिस्टोग्राम, ठीक है। इसमें क्या है कि ये बार चार्ट की तरह, पर इट इज़ फॉर कॉन्टिन्यूस। ये डिस्क्रीट है, ठीक है। एशिया यूरोप अलग है, 0-5 अलग है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस है, जैसे 5 to 75, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस डेटा है, ठीक है। तो अगर सबसे ऊंचा वाला है, सो इट इज़ बिटवीन योर बोथ 80 and 85, ठीक है। सो इट इज़ कम्बाइंड, ठीक है। तो इट इज़ ग्रुप डेटा, ठीक है। एंड इट इज़ अगेन, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, जब भी हम हिस्टोग्राम के जो टॉप में से मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं, दैट बिकम्स अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आप देख सकते हैं इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने हटा दी कि अपना हिस्टोग्राम ये बन गया, ठीक है। वी हैव लाइन डायग्राम, ठीक है। सो इट टेल्स अबाउट चेंजिंग ट्रेंड्स, ठीक है, कि पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था। ये आपने सेम डायग्राम्स अपने एड्स के चैप्टर में भी देखे होंगे। पाई चार्ट बहुत ही फेमस है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली उन लोगों के लिए जो लेमैन है, पर स्टैटिशियंस ये यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू इंडिकेट द परसेंटेज, क्योंकि देखकर पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 26 नहीं लिखा होता तो मैं इसको शायद 1/3 से कम ले लेती, पर मुझे अप्रॉक्स नहीं पता, सही में नहीं पता चलता कि क्या है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एरिया के जो सर्कल का जो एरिया उसको डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन एंड कंपेयर द सेगमेंट्स। देन वी हैव पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि वी यूज़ पिक्चर्स, जैसे आप ये देख सकते हैं, एक डॉक्टर की फ़ोटो बनाते हुए हमने देखा कि रशिया में इतने हैं, यूएस में इतने हैं, सिंगापुर में इतने, तो थोड़ा विजुअली अपीलिंग हो गया, तो मैं इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सो इट इज़ फॉर अगेन लेमैन पीपल, मैन इन द स्ट्रीट, उनके लिए जो मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, नंबर्स नहीं समझते, उनके लिए सिम्बल्स यूज़ कर दो, ठीक है। इन एसेंस पिक्टोग्राम इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ बार चार्ट। अब देख रहे बार चार्ट है, बस इसके साथ में एक अंकल की फ़ोटो डाल दी है, डॉक्टर अंकल की, ठीक है। स्टैटिस्टिक मैप्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी एरिया होता है उसको शेड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ग्राफ बनाया और एरिया शेड कर दिया। अब हम डॉट कब यूज़ करते हैं, शेड कब यूज़ करते हैं। शेड हम तब यूज़ करते हैं जब भी बहुत ही वेरिएबल डेटा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 50 से 75 लोग इतना कर रहे हैं परसेंट, तो मुझे शेड कर दूँगी। पर अगर सिर्फ 50% करें, मेरे पास एक वाली है, तो मैं डॉट यूज़ करूँगी,
ठीक है। अब हम डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट इंटेंसिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इन द की, और हमको की लिखनी पड़ती है। स्कैटर डायग्राम होता है, 2 वेरिएबल्स के बीच में होता है। अगेन दिस, इसमें क्या होता है कि आप सारे पॉइंट्स लिख देते हैं, ठीक है, मार्क कर देते हैं, एंड फिर जिस लाइन पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं वो लाइन खींच देते हैं। तो पहले पॉइंट्स डालेंगे फिर लाइन खींचेंगे, ठीक है। देन वी हैव स्टैटिस्टिकल एवरेज, ये इंपॉर्टेंट है, दीज आर अ सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी, ठीक है। सो ये सेंट्रल वैल्यूज़ के आसपास होती है। वी हैव मीन, मीडियन, मोड। मीन क्या होता है? इट इज़ दी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप देख रहे हैं सिग्मा साइन दे रखा है, ठीक है। अब ये जो साइंस है ये आगे रिपीट होंगे, ये पूरा नहीं लिखेंगे। सो जो ये एन है, काइंड ऑफ एन है, दिस इज़ फॉर योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड एक्स बार इज़ योर मीन एंड एक्स इज़ योर वैल्यू, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे। अब पूछा क्या जाता है, एडवांटेज क्या है मीन का, ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेट भी करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय अब नॉर्मल वैल्यूज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर यहाँ पे 75 लिखा है, मैं इसकी जगह 1000 लिख दूँ तो पूरा मीन इतना शिफ्ट हो जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा, और उसके आसपास भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हर वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। समटाइम्स इट मे लुक रिडिकुलस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि इंडिया की, अगर हम कहते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट 1.4 है, तो 1.4 बच्चा थोड़ी ना पैदा होगा, ठीक है। सो समटाइम्स इट मे लुक रिडिकुलस, नेवरदलेस इट इज़ वेरी यूज़फुल टूल। मीडियन की बात करते हैं, ठीक है। इट इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या आप करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और फिर उसकी मिडल मोस्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मीडियन क्या करता है, पूरे जो भी डेटा है उसको 50 परसेंटाइल, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल, मतलब इस वैल्यू से ऊपर 50 परसेंटाइल डेटा है, इससे नीचे 50 परसेंटाइल डेटा है, ठीक है। सो इसमें डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो अगर इसमें इवन नंबर, ऑड नंबर है तो हम बीच वाली वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है। अगर इसमें 2 इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, मिडल मोस्ट जो 2 हैं उनका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं Q1 Q2 Q3, हम क्या करते हैं, डेटा को क्वार्टाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1/4, हाफ, 3/4, ठीक है। तो हमारा जो मीडियन है उसको सेकेंड क्वार्टाइल भी कहते हैं, ओके। अब ठीक है, सो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, nth वैल्यू, ठीक है, E1 का बता रही हूँ, nth वैल्यू प्लस n-1/2 ट्वेल्थ वैल्यू का क्या कहेंगे, एवरेज, ठीक है। अगर इसमें 10 है, ठीक है, तो मैं 5th और 4th ऑब्जर्वेशन का क्या निकालूंगी, एवरेज निकाल दूंगी, ठीक है। अब देखो इसके हमारे वो क्या है एडवांटेज, कि ये मीडियन की जो मीन है उसकी तरह अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 71 की जगह 1000 लिख दूँ तो ये अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बस क्या होगा कि 75 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ नॉट सीरियसली अफेक्टेड बाय चेंज, ठीक है। देन इन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ मीडियन इज़ मोर नियरर टू द ट्रुथ, ठीक है, एंड देयरफॉर मोर रिप्रेजेंटेटिव देन मीन इन दिस एग्जाम्पल। पर और एग्जाम्पल में मीन भी कभी कभार मोर नियरर हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव मोड, मोड इज़ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू इन द डेटा, ठीक है। इट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंट और फेवरेबल आइटम, ठीक है, इसको बहुत जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपके पास डेटा है, अब क्या होगा, या तो वो उसमें कोई भी मोड नहीं होगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता, फ्लैट लाइन आएगी, एक मोड होगा उसमें, एक लाइन होगी, उसमें 2 मोड हो सकते हैं, दोनों इक्वली अकर करें, बाय मॉडल हो सकता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अकॉर्डिंग टू अरेंज कर देंगे, ठीक है। क्यों, अगर हम उसको अरेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है हम कुछ स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एडवांटेज क्या है कि इट इज़ ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स, ठीक है। द डिसएडवांटेजेस आर दैट द एग्जैक्ट लोकेशन इज़ नॉट नोन, ठीक है। हो सकता है 77 अगर इसमें कॉमनली अकरिंग है, ठीक है, पर वो एकदम एक्सट्रीम में आ रहा है, ठीक है, हमें पता नहीं चलेगा वो एक्सट्रीम में है कि नहीं है, ठीक है। देयरफॉर मोड इज़ नॉट यूज्ड इन बायोलॉजिकल और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, उसकी पोजीशन नहीं पता चलेगी हमें, ठीक है। तो इसमें तो ईजिली पता चला, पर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, ये तो बहुत ही छोटा डेटा है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, डिस्पर्जन मतलब सेंटर वैल्यू से कितना दूर है ये। सो वी हैव रेंज, सिंपलेस्ट होता है कुछ नहीं, लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट फिगर,
ठीक है। पर ये क्योंकि इतना ज़्यादा सिंपल है और ये इतना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है तो हम क्या करेंगे, अगर 10 से 20 है तो उसका मिड पॉइंट ले लो 15। ठीक है, अगले वाले का अगर 20 to 30 है तो उसका ले लो 25। ठीक है, उसको माइनस कर दो। द रेंज इज ऑफ नॉट मच प्रैक्टिकल वैल्यू बिकॉज इट ओनली इंडिकेट्स द एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, उसके बीच का जो है वो नहीं बताता। ठीक है, देन मीन डिविएशन, ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसके बाद जो हमारा है स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन डिविएशन क्या है, एक्स है ना, जितनी भी वैल्यूज़ है उसको मीन से डिवाइड करो, फिर देखो अगर 83 है तो वो मीन से कितना डिविएटेड है, 2 है। ठीक है, अब देखो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें नेगेटिव साइंस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हम जनरली कहते हैं नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर दो, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका मीन है 81 एंड मीन डिवीजन है 5.6, मतलब एवरेज अगर इसका मीन 81 है तो एवरेज पे हर वैल्यू 81 से इतना 5.6 डिविएटेड है। ठीक है, देन वी हैव स्टैंडर्ड डिविएशन, ये ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें स्क्वायर कर देते हैं, नेगेटिव साइन चला जाता है। ठीक है, अब देखो इसके ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। पहले आप डिविएशन निकालोगे, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसका समेट करके मीन निकाल दोगे। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर रूट करोगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स भूलने नहीं है। ठीक है, पहले मीन निकाल के फिर स्क्वायर नहीं करना है, पहले स्क्वायर करना है फिर मीन निकालना है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो ये लाइन है और ये एक्स है, तो एक्स से लाइन की कितनी डिस्टेंस है, दिस इज डेविएशन इन अ ग्राफ। ठीक है, अब एक पॉइंट है, अगर सैम्पल साइज़ 30 से ज़्यादा है तो ऊपर वाला यूज़ कर लो, पर अगर सैम्पल साइज़ 30 से कम है तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर एस्टिमेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम n-1 लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। ठीक है, स्टेप्स में ही आप टेबल भी देख सकते हैं कैसे बनानी है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर समेट, ठीक है, डिवाइड कर दो फिर स्क्वायर रूट करो। ठीक है, मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कैन ओनली बी अप्रिशिएटेड व्हेन वी स्टडी इट विद रेफरेंस टू व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड एज नॉर्मल कर्व। अभी हम नॉर्मल कर्व पढ़ेंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, अगर हम एक खाली नंबर दे दें, फॉर एग्जाम्पल 5.6 दे दो नंबर, तो मुझे नहीं पता चलेगा वो है क्या, तो मुझे उसको कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, और मुझे पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, और एक तो ये भी है कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा डेटा कितना ज़्यादा डिविएटेड है फ्रॉम द मीन। ठीक है, अब हम आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। आप देख रहे हो ये ग्राफ, ये सिमेट्रिकल है, इसको गॉसियंस डिस्ट्रीब्यूशन या कर्व भी कहते हैं, नॉर्मल कर्व है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एग्जांपल दे रखा है, हमने हीमोग्लोबिन लिया बहुत सारे लोगों का। ठीक है, फिर हमने उसको क्लास इंटरवल में मैनेज करके एक कर्व प्लॉट किया। ठीक है, उस हिसाब से द शेप ऑफ द कर्व विल डिपेंड अपॉन द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इन विच विल डिपेंड अपॉन द नंबर एंड नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो सबसे बड़ी लाइन है दिस इज़ द मीन, एंड इसके बाद जो साइड से ये टेपर कर रहा है ना, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, एंड क्योंकि बहुत तरह के मीन होते हैं, बहुत तरह के स्टैंडर्ड डिविएशन होते हैं, तो जो नॉर्मल कर्व्स है वो इनफाइनाइट नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज दे रखे ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मीन है उससे हम स्टैंडर्ड डिविएशन 1 काउंट कर रहे हैं, मतलब 1 टाइम्स द स्टैंडर्ड डिविएशन, इट विल कवर ओनली 68.3% ऑफ योर डेटा। ठीक है, अगर आप 2 टाइम्स द स्टैंडर्ड डिविएशन ले रहे हो तो 95.4% ऑफ द डेटा, ये डिस्पर्जन है। ठीक है, हर वैल्यू मीन की इक्वल नहीं होगी, कुछ वैल्यूज़ मीन से बहुत दूर होंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ाते जाओगे उतना ही ज़्यादा वैल्यूज़ अंदर आती रहेंगी। ठीक है, और अगर आप इसको 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन करते हो तो 99.7, ये कभी भी 100 नहीं होता क्योंकि ये ग्राफ कभी भी नीचे टच नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ऑन द लिमिट्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द मीन आर कॉल्ड कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक है, अगर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है तो हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल कितनी है, 68.3। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है 95, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन है 99.7%। ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग, हम जनरली जब भी इस रिसर्च करते हैं तो हम 95% ले लेते हैं। ठीक है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या है कि अगर हमारा डेटा इस वैल्यू के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब हम 95% कॉन्फिडेंट है कि जितने भी वैल्यूज़ हमने लिए वो इसी के अंदर आएंगी। 1-2 वैल्यूज़ हो सकता है इस डेटा के बाहर की हों। ठीक है, पर जो हमने दावा किया वो 95% सही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को
कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, उसको लंग कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो मैं 95% श्योर हूँ कि स्मोकिंग इज़ द कॉज ऑफ लंग कैंसर, ठीक है. सो दिस इज़ माई कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, एंड इट इज़ योर मीन प्लस द 2 टाइम्स ऑफ योर स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है. अब देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या 95%, मतलब 95% श्योर हूँ, मतलब मैं 5% श्योर नहीं हूँ, ठीक है. जो ये 5% आप श्योर नहीं है, इसी को हम कहते हैं पी वैल्यू, ठीक है. सो पी वैल्यू क्या हो गया, 5/100 टाइम्स आप श्योर नहीं है, 5 डिवाइडेड बाय 100, कि आप 1/20 टाइम्स श्योर नहीं है कि हो सकता है कि डेटा बाहर से आया हो, ठीक है. तो डेटा ज़्यादा डेविएटेड है फ्रॉम एक्सट्रीमिटी, मतलब डेटा इस सेक्शन में है, ठीक है, सबसे एक्सट्रीम एंड में है ये वाला डेटा. तो 1/20 टाइम्स, 1/20 चांसेस हैं कि ये डेटा इस साइड से है. बाकी 95% मैं श्योर हूँ कि मेरा डेटा इसके अंदर ही लाई कर रहा है, ठीक है. देन वी हैव स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व. हमने कहा कि कर्व तो इनफाइनाइट टाइप के हैं, बस स्टैंडर्ड हमने एक लिया है, ठीक है. सो स्टैंडर्ड कर्व स्टैटिशियंस ने बनाया है, जिसमें क्या है, इट इज़ ईजी टू एस्टिमेट द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं. तो इसमें क्या होता है, बिटवीन एनी टू ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट क्या होती है, ग्रुप डेटा. वी हैव नॉमिनल डेटा, वी हैव ऑर्डिनेट डेटा. नॉमिनल क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू होगी 1 2 3 4. ऑर्डिनेट क्या है, 1 to 5, 5 to 10, ठीक है. द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज स्मूथ, बेल शेप, परफेक्टली सिमेट्रिकल, जैसे ये ऊपर वाला ही है, ठीक है. एंड इनफाइनाइटली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें आ सकती हैं, ठीक है. एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना, वैसे ही इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये हो गए ऑब्जर्वेशन. द टोटल एरिया इज़ 1, ठीक है. 1 इसका पूरा का पूरा टोटल एरिया. एंड द मीन इज़ 0. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मीन इज़ 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 1, ठीक है. द मीन मीडियन मोड ऑल कंसाइड, जो ये बड़ी सी सबसे बड़ी लाइन है, इसमें मीन मीडियन मोड एक ही है, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है. एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स, कोई भी ऑब्जर्वेशन की फ्रॉम मीन, इट इज़ नोन एज रिलेटिव डेविएशन और स्टैंडर्ड वैल्यू नॉर्मल वेरिएट, ठीक है. अब आप देख रहे हैं ये मैंने बनाए हैं, दिस इज स्क्यू डायग्राम. अब क्या होता है, स्क्यू को हम हमेशा देखते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स टेल. तो ये है आपका राइट साइडेड स्क्यू, ये है आपका लेफ़्ट साइडेड स्क्यू. स्क्यू क्या होता है, एक नॉर्मल कर्व ही होता है, पर इट इज़ बेंडेड टूवर्ड्स मोर, एक साइड की तरफ बेंड होता है, ठीक है. अब जो हमारा मीन होगा ना, वो कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स योर दिस एपेक्स, इसके पास होगा, यहाँ पे होगा. वो बीच की जगह एक तरफ कंसनट्रेटेड होगा, जहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है ना, वहाँ पे कंसनट्रेटेड है. और यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ पे टेल की तरफ है, तो एक किसका एपेक्स है, इसका टेल है, तो टेल के हिसाब से हम इसको नाम देते हैं, दिस इज़ लेफ़्ट, एंड इसका मीन भी लेफ़्ट साइड पे ही है, ठीक है. दिस इज़ स्क्यू डायग्राम, ठीक है. एंड देन वी हैव जी एंड बी. मैंने भी आपको बताया ना, ऑर्डिनेट में क्या करते हैं, वी टेक आंसर्स की. फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चनर्स में देखते होंगे, वेरी गुड, गुड, नॉट गुड, वेरी बैड, तो ऐसे हम लेते हैं, कॉन्टिन्यूसली में लेते हैं, ठीक है. देन वी हैव स्टैंडर्ड डिविएशन. अभी हमने पढ़ा ना स्टैंडर्ड नॉर्मल डिविएट, कि एक्स कितना दूर है अपने मीन से, जो हमने ऊपर पढ़ा ना स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन जब हम मीन को 0 लेकर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिविएट, इसको z से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है. एंड ये स्टैंडर्डाइज वेरिएबल है. एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक इज़ दैट न्यू z लाइक द वेरिएट x हैज़ ऑल्सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब क्या है कि मैंने x के लिए जब जितनी भी सारी ऑब्जर्वेशन थी ना, जैसे बीपी का मैंने कर्व बनाया, तो ये ऐसा आया. अगर मैं इसके वेरिएबल के लिए या फिर इसके डिविएटेड पार्ट के लिए भी सेम कर्व बनाऊंगी, तो सेम बनेगा, ठीक है, सेम शेप आएगी इसकी, ठीक है. तो इसके हमने देख लिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मीन 0 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है. एरिया अंडर नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व आर फ्रीक्वेंटली नीडेड, ठीक है, और हमने पढ़ा है कि वो 1 होता है. दे हैव बीन कंप्यूटेड फॉर वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट रिलेटिव डेविएट. फॉर एग्जाम्पल इसका पूरा का पूरा एरिया 1 है, पर अगर मैं देखना चाहती हूँ कि x कितना दूर है फ्रॉम x+1 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो मैं उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है. देन वी हैव दिस एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि रिलेटिव डिविएट क्या होता है, ठीक है. इसमें यही लिखा हुआ है
कि एक ग्रुप था मेल्स का, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन 2 थी। अब क्या होगा कि जो मेल चूज़ किया गया है उसकी पल्स जो है वो मोर देन 80 है, ठीक है। तो मतलब कि मीन कितना है 72, हम ढूंढ के इतना रहे कि वो कितना डिविएटेड है। तो इसमें हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 70 अगर बीच में है और 80 ये वाले एक्स डैश प्लस 1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन पर आ रहा है, तो इसके बीच में जितना भी एरिया है वो हमारा पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है। और जितने भी लोग इस लाइन पे आ रहे हैं ना, एक्स डैश प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएट की हमारा न्यूमरेटर है, तो हम निकाल सकते हैं इससे। तो आप ये देख भी सकते हो, डेविएट डिवाइडेड बाय योर स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। देन वी कम टू सैम्पलिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो जब भी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ, जैसे पूरी कंट्री, हम पूरी कंट्री को नहीं कर सकते हैं, घर घर जाके सर्वे नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, एक सैम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेट ले ली और हमने सोचा कि इस स्टेट का ले लेते हैं तो हमें पूरे पॉपुलेशन का पता चल जाएगा, बिकॉज स्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन, ठीक है। पर इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है, इसमें एरर्स भी बहुत आते हैं। इट इज़ ईजियर एंड मोर इकोनॉमिकल, ठीक है। सो अभी हम हर जगह पढ़ेंगे या तो होल पॉपुलेशन या यूनिवर्स, एक ही बात है। ग्रेट केयर इज़ टेकन इन ऑब्टेनिंग द सैम्पल, ठीक है। सैम्पल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कि जो लोगों को हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों पे हम एक्सपेरिमेंट मतलब जिन पे रिसर्च करने वाले हैं, वो पूरी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बहुत ही रेयर कंडीशन है तो वो पूरी पॉपुलेशन से रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। देन और इसमें हम क्या देखते हैं कि ये होमोजीनियस है। हमारी प्रीरिक्विजिट कंडीशन क्या होती है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है। सैम्पलिंग फ्रेम की बात करते हैं तो पूरा यूनिवर्स हमने डिफाइन कर लिया। फॉर एग्जांपल पूरी कंट्री मैंने डिफाइन कर लिया, मैं सैम्पल ढूंढूंगी तो मैं लोगों को लिस्ट करने लगूंगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्रेस्ट कार्सिनोमा देखना है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं क्या करूँगी, एक एरिया लूँगी जहाँ पे दोनों बोथ रूरल है अर्बन है, हर तरह की वेमेन है, ठीक है, सब तरह के ऑक्यूपेशन है, सब तरह की एजेस है, सो दैट मैं पूरी पॉपुलेशन जिससे उसको कंपेयर कर सकूँ, उसकी इक्वल है, एक्यूरेसी रहे, कंप्लीटनेस रहे, ठीक है। इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ सैम्पल, ठीक है। सैम्पलिंग मेथड्स बहुत होते हैं। इन सिंपल रैंडम सैम्पल क्या होता है कि हम क्या करेंगे जितने भी हाउस होल्ड है ना, एक कम्युनिटी में उसको सबको नंबर कर देंगे, लॉटरी सिस्टम होता है ये, ठीक है। तो एक घर 1 है, दूसरा 2 है, फिर रैंडमली हम कोई भी एक घर पिक कर लेंगे, ठीक है। इससे हम सिलेक्शन बायस हटा देंगे, ठीक है। विद दिस प्रोसीजर सैम्पल इज़ टेकन इन सच वे कि हर यूनिट को हर घर के आने की जो चांस है वो इक्वल है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एंड इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स, मतलब सैम्पल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। सिस्टमिक रैंडम सैम्पल में क्या होता है कि हम एक रेगुलर इंटरवल ले लेते हैं कि एक गली में हर 10वें घर में या फिर हर 5वें घर में जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक गांव में 1000 की पॉपुलेशन है और मुझे सिर्फ 10% लोगों का सैम्पल लेना है, तो मैं हर 10वें घर में चली जाऊँगी, ठीक है। बाय दिस मेथड, ठीक है, हमने वही किया है कि हमने सिलेक्शन बायस हटा दिया है, ठीक है। पर इसमें क्या नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैम्पल्स कम हो गया, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने 10 घर स्किप किया तो हो सकता है एक घर में हो सकता है कि हाँ वहाँ पे वो डिज़ीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हर घर के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है इन जस्ट लाइक इन सिंपल रैंडम में इक्वल थी, इसमें इतनी इक्वल नहीं है, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम क्या होता है, इसमें हम कंसिडर करते हैं कि पूरा ग्रुप हेट्रोजीनस है, इन दोनों में तो कंसिडर करें कि होमोजीनस है। हेट्रोजीनस क्या एग्जांपल दे रखे हैं कि एक कम्युनिटी में क्रिश्चियन होंगे, हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, पर अलग अलग पॉपुलेशन होगी, एज ग्रुप अलग अलग होगा, ठीक है। तो सैम्पल इज़ डेलिबरेटली ड्रॉन इन सिस्टमिक वे सो दैट ईच पोर्शन ऑफ सैम्पल रिप्रेजेंट्स अ कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रैटा ऑफ यूनिवर्स। तो हम क्या कहते हैं, लेयर्स के हिसाब से करते हैं, इतने हिंदू, इतने मुस्लिम, इतने क्रिश्चियन, हिंदुओं में भी इतनी एज, इतनी एज में भी सिर्फ इतने सेक्स, जेंडर फीमेल या मेल, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसे लिखते हैं, और सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक में हम मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज दैट, ठीक है। सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस होते ही हैं, ठीक है, हम इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं बार बार सेम पॉपुलेशन से सैम्पल लेती रहूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि सैम्पल जो है डिफ़र करेगा फ्रॉम द अदर सैम्पल टू सम एक्सटेंट, हो सकता है कोई वेरिएशन आ गई हो, ठीक है। सो दिस वेरिएशन जब हम सेम पॉपुलेशन से अलग अलग
मतलब बार बार सैम्पल ले रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज सैम्पलिंग एरर। ठीक है, इट अकर्स बिकॉज डेटा गैदर फ्रॉम सैम्पल रादर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी कंट्री का नहीं लिया, हमने खाली एक स्टेट का लिया है। ठीक है, प्रिज्यूमिंग दैट सैम्पलिंग प्रोसीजर इन सच दैट ऑल द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन आर फेवर्ड इक्वली टू कम टू द सैम्पल। ठीक है, हमने प्रिज्यूम किया है कि सबको इक्वल चांस मिला है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस सैम्पलिंग एरर क्या है? एक तो साइज़ ऑफ सैम्पल, जितना लंबा ज़्यादा साइज़ होगा सैम्पल का उतना अच्छा रिजल्ट होगा। नेचुरल वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल रीडिंग, हो सकता है किसी का बीपी आज 100 आ रहा है, कल 120 हो जाए। ठीक है, सो एज द साइज इंक्रीजेज एरर डिक्रीजेज। इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी भी होती है। ठीक है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स दीज आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। सैम्पलिंग एरर्स तो हम नहीं कर सकते ना एलिमिनेट, पर हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? ये एरर्स होते हैं ड्यू टू कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, थर्मोमीटर अच्छे से मार्क दिए हैं। ऑब्जर्वर वेरिएशन, एक इंसान को अलग दिख रहा है, दूसरे को अलग दिख रहा है। एज वेल एज इनकम्प्लीट कवरेज, कि हमने सारे घर जाने के बजाय 2-3 घर में करके आलस से आ गया तो नहीं किया। ठीक है, या फिर टाइम लिमिट कम थी। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्टेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको करूँगा, मैं उसको नहीं करूँगा। ठीक है, कंसेप्चुअल एरर्स, कि आपको ढंग से नहीं पता था कि आपको क्या करने भेजा है। सो दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, देन स्टैंडर्ड एरर, अगर हम रैंडम पॉपुलेशन सैम्पल लेते हैं पॉपुलेशन में, ठीक है, और उसी पॉपुलेशन में बार बार हम सैम्पल्स लेते रहते हैं। ठीक है, सो एवरी सैम्पल विल हैव डिफरेंट मीन। ठीक है, आज मीन 120 mmHg था, कल 110 mmHg है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ड्यू टू योर वेस्ट साइज़ का डिफरेंस। ठीक है, एंड योर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन is as nearly as normal distribution and the mean of sample means practically same as population mean। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या कहा है कि अगर सैम्पल का मीन इतना है तो हम सोच लेते हैं कि पॉपुलेशन का, जितनी भी पॉपुलेशन है पूरी कंट्री का सेम ही मीन होगा। ठीक है, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली ट्रू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एरर निकालते हैं, तो हम एक रेंज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कहेंगे कि हर का एवरेज 120, हम बोलेंगे कि 110 से 130, एक रेंज दे देते हैं जिसमें हम कॉन्फिडेंट है कि 95% जो है, अगर कोई भी आता है तो 95% चांसेस है कि वो इसी रेंज में आएगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन्स इज़ अ मेजर ऑफ सैम्पल एरर। तो इसमें हम वही है कि हर पॉपुलेशन का मीन है ना, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं बाय द फॉर्मूला योर दिस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप, विच इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। Since the distribution of the mean follows the pattern of normal distribution, it is difficult to visualize 95%। ठीक है, तो यही हो गया कि हम क्या करते हैं कि क्योंकि जो मीन है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो इसका एरर भी यही वाला डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अगर इसका एरर भी यही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे तो 95% चांसेस है कि एरर इसके अंदर ही आ जाएगा, 95। ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो जो हमारे मीन के लिए वही हमारे एरर के लिए भी है। ठीक है, सो इट इज़ हेल्पफुल। ठीक है, तो हम एक लिमिट सेट कर देते कि हम इसमें 95% कॉन्फिडेंट है। ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी हमने आगे हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, ये हमारा होता है नॉन प्रोप्राइटरी टेस्ट। ठीक है, और ये होता है हमारा पॉपुलेशन बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये हमारा पॉपुलेशन बेस्ड टेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखो, जो ये स्टैंडर्ड एरर है ना, ये हम किस में लगाते हैं, एक सैम्पल में। जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है हम पूरी पॉपुलेशन पे लगाते हैं। तो सैम्पल और पॉपुलेशन में अगर आपको डिफरेंस पता है तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड एरर में एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, इसके नाम आप देख सकते हैं। we have our t test, we have our ANOVA test, we have our chi square test।
ठीक है, पर इम्पॉर्टेंट इज़ आर क्वालिटेटिव टेस्ट बिकॉज पार्क में ही दे रखा है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन अगेन सेम, वो सैम्पल के लिए था, ये पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है। सो क्या होता है कि अगर हम सैम्पल लेते हैं तो हम उसको बार बार रिपीट नहीं करते रहते हैं, ठीक है। एक सैम्पल लो और फिर देख लो कि मीन कितना, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ठीक है। तो हमें पता करना होता है कि हमारा जो मीन हमने निकाला कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो अगर हमने वही 2 डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर लिया है तो हमारा कॉन्फिडेंस कितना है 95% की 95% ये है कि अगर कोई भी इंसान 120 BP लेकर आता है तो उसका इसी रेंज में फॉल करेगा 110 से 130, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर हमने सेम फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। एस क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ये फार्मूला यहाँ था ना स्टैंडर्ड एरर में, वो यहीं भी है, ठीक है। अब देखो, इफ़ द लिमिट आर सेट आउट एट ट्वाइस द स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द मीन, ठीक है। तो हम क्या 95% श्योर हैं कि इसी लेवल पे आएगा। अब क्या है कि हमारी पी वैल्यू क्या है, 95 का माइनस कर दो 5%, मतलब 0.05। तो अब क्या चांसेस है कि अगर कोई इंसान आता है तो 1 in 20% चांस है कि जो वैल्यू है वो आउटसाइड द लिमिट आएगी, ठीक है। सो दिस आर कॉन्फिडेंस इंटरवल, जितनी कम पी वैल्यू उतना ज़्यादा अच्छा। अगर 0.15 है तो 1 in 20 चांसेस है कि बाहर आएगी, अगर लेस देन 0.1 है तो मतलब है कि 1 in 100 है कि बाहर आएगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा है, जितनी कम पी वैल्यू उतना अच्छा होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब हम जब 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक पॉपुलेशन थी, वहाँ पे 52% मेल्स थे, जब मैंने सैम्पल लिया तो उसमें से 40% मेल्स थे, ठीक है। तो अब हमने कंक्लूजन निकाला क्या मेरा ये सैम्पल सही है कि नहीं है, ठीक है। कि है पॉपुलेशन में 52, मैंने निकाल लिए 40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से सैम्पल नहीं लेंगे, हम मीन निकालेंगे और हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड एरर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम रेंज दे देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/Q। P क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ मेल, P इज इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ सैम्पल। अब देखो स्टैंडर्ड एरर कितना है 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड एरर और द ईदर साइड ऑफ द 52 एज आर ओन क्राइटेरिया, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 5, तो अगर ये 52 है, ठीक है, तो 52 प्लस माइनस 2 टाइम्स 5, यहाँ पे लिखा भी है 52 प्लस 2 इंटू द स्टैंडर्ड डिविएशन 62 एंड माइनस 42। तो हमारी रेंज किस में आ रही है 62 to 42। तो हम 95% श्योर है कि अगर कोई भी मेजरमेंट लेकर आते तो 62 और 42% के बीच में आएगी। सिंस जो हमारा सैम्पल है वो 40% है, मतलब वो रेंज से बाहर है, तो इसका मतलब कि ये सिग्निफिकेंट है, ये चांस की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। अगर सैम्पल जो है विद इन रेंज आ रहा है मतलब वो नॉर्मल है, ठीक है, पर अगर वो बाहर आ रहा है इसका मतलब कि वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसका मतलब वो चांस की वजह से नहीं है, इसका मतलब हमने 40 लोगों को चूज़ किया तो वो चांस की वजह से नहीं है, ठीक है। वो अपने आप ऐसे चूज़ नहीं हो गया, वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ऐसे ही हम रिलेटिव डिविएशन भी निकाल सकते हैं। रिलेटिव डिविएशन क्या है कि 52 मेरा मीन था, मैंने उसको एक्चुअल वैल्यू से माइनस करके स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2.4 आ गया, ठीक है। तो आगे हम ये टेबल पढ़ेंगे। अब देखो अगर मीन जो हमारी रेंज है वो 95% के बाहर है, या फिर जो नॉर्मल डिविएशन 2 से ज़्यादा है जैसे इस केस में है, तो हमारा जो पी है वो सिग्निफिकेंट है 5%, ठीक है। तो हम 5% हमारा पी है, ठीक है। अब देखो अगर कॉन्फिडेंस विद इन 95 है, ठीक है, दैट इज़ पी एंड डी इज इक्वल टू 2, तो जस्ट सिग्निफिकेंट है। अगर विद इन 95 है मतलब रेंज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब वो नॉर्मल है, दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। मोर देन 2 इसका मतलब पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, तो इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंस का इसका मतलब क्या है कि हमारी फाइंडिंग पॉजिटिव आई है, ठीक है। अगर मुझे लोगों में हाइपर टेंशन देखना था और मैंने देखा कि सबकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल बीपी के अंडर ही आ रही है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक है। दिस सिग्निफिकेंट टेस्ट इज़ एप्लीकेबल इन सिचुएशंस वेयर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 2 क्लासेस। हम 2 क्लासेस या 2 प्रोपोर्शंस को ही कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल है मेल फीमेल से हेल्थी सक्सेस फेलियर, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर और डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने डेटा कलेक्ट किया और 2 मीन निकाले,
ठीक है, उनका अपना अपना स्टैंडर्ड एरर होगा, ठीक है। मैंने रेंज दे दी, ठीक है। मैंने कहा कि 15 से 45 ईयर्स की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा चांसेस हैं आपका ब्रेस्ट कैंसर होने के, ठीक है। यह मैंने कुछ ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। सो अब क्या है, 15 to 45 का मैं मीन निकालूंगी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, कौन सी एज सबसे ज़्यादा किसका मीन है, ठीक है। और ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को भी अकॉर्डिंग टू एज का मैं मीन निकाल लूँगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली 2 ग्रुप्स होते हैं, कंट्रोल और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन अराइज आता है कि अगर दोनों में मीन आया, ठीक है, और एक में मीन ज़्यादा आया है, ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी कि वो सही आया, ठीक है। अब देखो, कंट्रोल ग्रुप मैंने 12 लिया, एक्सपेरिमेंटल मैंने 12 लिया, ठीक है। मीन कंट्रोल में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई दवाई थी, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप में मीन ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि दवाई कंट्रोल ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है इंस्टेड ऑफ जो दवाई है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ज़्यादा काम कर रही है अच्छे से, क्योंकि मीन उसका ज़्यादा है रादर दैन कंट्रोल ग्रुप। तो मैं कैसे श्योर हो जाऊँ कि ये सही है और ये चांस की वजह से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप से अलग हो, या फिर कंट्रोल ग्रुप छुपके से कुछ और कर रहा हो, ठीक है। तो मैं कैसे श्योर हो सकती हूँ कि ये जो डेटा है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, और ये चांस नहीं है, ठीक है। एक बार में चांस हो सकता है, पर अगर इसको 2-3 बार करें तो चांस नहीं होता। पर मैं एक ही बार में कैसे बता दूँ कि ये चांस नहीं है, इसलिए अब मैं क्या निकालूंगी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, ठीक है। जैसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं ना, वैसे यही करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय और अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्क्वायर कर दिया, अब स्क्वायर क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इनटू डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले तो अंडर रूट था, स्क्वायर करके रूट हट गया, ठीक है। फिर उसको प्लस करके उसका मीन निकाल लो, ठीक है, निकाल लिया, फिर उसको अंडर रूट कर दो, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द टू मीन्स आ गया, ठीक है। अब देखो हम रिजल्ट देखते हैं और इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा स्टैंडर्ड एरर 7.5 आया, ठीक है, और एक्चुअल डिफरेंस कितना है 52, ठीक है। अब हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखो मीन क्या है, दोनों का 52 है, ठीक है। इन दोनों का जो मीन है दैट इज़ जो इनका एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द मीन है दैट इज़ 52, ठीक है। तो डिफरेंस प्लस माइनस दी ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन गिव्स अस दी आंसर, ठीक है। तो 52 में प्लस माइनस 2 इंटू 7.5 कर दो, ठीक है। 52 माइनस 14 प्लस 14, ठीक है। अब हमने देखा कि ये तो जो है बाहर आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन के बाहर आ रहा है, मतलब इस कर्व में ये बाहर की तरफ इस वाले एरिया में आ रहा है, इसका मतलब कि ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो रिसर्च हमने किया, जो ये डेटा है, ये बाय चांस बाय मिस्टेक नहीं आई, ये सही डेटा है, एक ही बार में पता चल गया कि आंसर सही है, ठीक है। देन वी हैव स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन, ठीक है। वी मे हैव टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस और रेशियो टू फाइंड इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन और रेशियो अकर्स बाय चांस, ठीक है। तो हम यहाँ क्या निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। अब क्या निकाल रहे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शंस, ठीक है, कि डिफरेंस आ रहेगा प्रपोर्शंस में, तो बाय चांस तो नहीं आ रहा है कहीं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये वैक्सीन्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम है, जहाँ पे ऊपर हमारा वो फॉर्मूला था ना, P1Q1 डिवाइडेड बाय N1, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, हम उसका फिर से क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर डेविएशन से निकाल लेंगे, ठीक है। पर इसमें हम स्क्वायर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली प्लस करके अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस क्या है, 6.02, ठीक है। और अभी हमने देखा कि डिफरेंस कितना है, 8.2, ठीक है। तो मतलब कि 6.2 का डबल करके उसको 8.2 में ऐड कर दो, ठीक है। इसके अबव और इसके नीचे अगर वैल्यू इसके अंदर आ रही है वैल्यू, तो वो सिग्निफिकेंट है, और अगर नहीं आ रही है बाहर की मतलब कि अगर विद इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यू आ रही है, दैट इज़ सिग्निफिकेंट, दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट,
ठीक है। और इस केस में इट इज़ कमिंग विद इन द टू वैल्यूज़, तो इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। आप देख सकते हैं इट इज़ रिटन नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस, पर अगर इन दो रेंज के बाहर आ रही थी दैट इज़ सिग्निफिकेंट, मतलब हमारी जो रिजल्ट है वो बाय चांस नहीं आया, हेयर इट इज़ बाय चांस। ठीक है, आप देख सकते हो कि ए में अटैक रेट ज़्यादा, बी में कम है, तो मतलब हमें कहना चाहिए कि बी सुपीरियर है, पर इट इज़ बाय चांस। हो सकता है कोई और फैक्टर हो जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा था। ठीक है, काय स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं। सो हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में वी हैव आर टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, एंड ये क्या होता है, दो तरीके का होता है, पेयर्ड अनपेयर्ड। आप देख सकते हैं यू एंड पी। पेयर्ड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टी टेस्ट में हमेशा दो ग्रुप्स उठाते हैं, मेल फीमेल उठा लो, ठीक है, या फिर एक पॉपुलेशन में मतलब दो स्टेट्स उठा ली और दोनों में फीमेल्स उठा ली। ठीक है, पेयर टेस्ट किस में करेंगे, जिसमें ग्रुप सेम है, जैसे फॉलोअप हो गया। ठीक है, आज मैंने किसी से क्वेश्चनेयर भरवाया, फिर 6 महीने बाद मैंने फिर से भराया, सैम्पल तो सेम ही है, तो दैट इज़ पेयर्ड। ठीक है, दोनों ग्रुप सेम है। अनपेयर्ड है कि दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, मैंने एक स्टेट में अलग भरवाया, दूसरे स्टेट में सेम पर सैम्पल डिफरेंट है, दैट इज़ अनपेयर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो ये हम पैरामेट्रिक क्यों कह रहे हैं इसको, पैरामेट्रिक क्या होता है कि इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं जो कर्व है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इट इज़ नॉट स्क्यूड। ठीक है, तो इसमें भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या देंगे, 95, तो आप देख सकते हैं 5 लिखा है। ठीक है, तो अगर इसके बाहर वैल्यू आ रही है दैट इज़ सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर विद इन द 2 लाइन्स रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, देन वी हैव आर इनोवा टेस्ट। ठीक है, जो टी टेस्ट है वो स्मॉल ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, जेड टेस्ट होता है वो लार्ज ग्रुप के लिए होता है, दिस इज नॉट 2, दिस इज जेड। अनोवा टेस्ट भी होता है पर दैट इज़ फॉर मोर देन 3 ग्रुप्स। ठीक है, अब हम आते हैं मेन काय स्क्वायर टेस्ट। ये क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक क्यों होता है ये, क्योंकि इट डज़ नॉट बिलीव कि जो हमारा कर्व है वो नॉर्मल है, हमें नहीं लगता कि हमारा कर्व ये है, इट इज़ नॉट अज्यूम कि ये ऐसा है, ये हो सकता है कोई भी कैसा भी शेप हो। ठीक है, तो ये काय स्क्वायर टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड इट अगेन टेल्स द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन, कि दो प्रोपोर्शन में अगर डिफरेंस है तो वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको लंग कैंसर हुआ, कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा है तो उसको भी लंग कैंसर हुआ, पर कितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा दोनों के इंसिडेंस में, तब जाके हम कहेंगे कि नहीं स्मोकिंग इज़ द कॉज ऑफ लंग कैंसर। ठीक है, दैट इज़ योर काय स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, सो हम इसमें यही फाइंड करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो बाय चांस तो नहीं आ गया। तो इसमें अगेन वैक्सीन्स दे रखे, तो आप एक देख सकते हो ए में अटैक रेट 24 है और बी में 16 है, इसका मतलब बी सुपीरियर होनी चाहिए। पर अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये सच में है कि नहीं। तो हमारे पास एक चीज़ होती है दैट इज़ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि अगर मैं कभी भी किसी चीज़ में कुछ फाइंड करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहती हूँ कि स्मोकिंग और लंग कैंसर में कोई एसोसिएशन है, तो मैं क्या करूँगी, नल हाइपोथेसिस बनाऊँगी। नल हाइपोथेसिस मतलब है कि कोई एसोसिएशन नहीं है, और फिर मैं नल हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश करूँगी। अगर वो गलत साबित हो जाती है तो मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि स्मोकिंग इज़ रिलेटेड टू लंग कैंसर वो सही हो जाएगी। पर अगर मैं साबित कर देती हूँ कि कोई कनेक्शन नहीं है, देन मैं नल हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। ठीक है, सो नल हाइपोथेसिस का मतलब ये नहीं है कि कोई एसोसिएशन नहीं है, ये हो सकता है कि एसोसिएशन, मतलब आप कोई भी एक स्टेटमेंट बोलो, अब उसका उल्टा प्रूफ करने की कोशिश करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अब मैं प्रूफ करने की कोशिश करूँगी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाती हूँ कि बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है तो इसका मतलब कि वो है। ठीक है, सो आप एक स्टेटमेंट दोगे दैट इज़ योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और आप कोशिश करोगे कि आप उसका उल्टा प्रूफ करो। आप प्रूफ करना चाहोगे नल हाइपोथेसिस इज़ राइट। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते नल हाइपोथेसिस इज़ राइट, इसका मतलब ऑल्टरनेट जो आपने पहली स्टेटमेंट दी थी वो सही है। ठीक है, तो इसमें हम फिर से देख लेते हैं। अब इसमें ना बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फ़र्स्ट पूल में जितने भी लोग थे, जितने भी अटैक हुए थे, उन्होंने दे दिया 0.204। ठीक है, कि इतने प्रोपोर्शन लोग अटैक थे। नॉट अटैक में 0.75। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो अगर देखो ऑब्जर्व्ड क्या है 22, यहाँ लिखा है ना 22, और पी में कितना है 14, तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ओ इज़ फॉर ऑब्जर्व्ड, ई इज़ एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्या होता है, ऑब्जर्व्ड माइनस
योर एक्सपेक्टेड नंबर। एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे, अभी हमने प्रोपोर्शन निकाला था ना, तो हम प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद योर टोटल सैम्पल। आप यहाँ देख सकते हैं 90 मेरा टोटल सैम्पल था ए में, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद प्रोपोर्शन, तो मुझे मिला 18.36। मैंने कहा कि अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन में 30% लोगों को इतना हो रहा है तो एक्सपेक्टेड कितना होगा, 30। ठीक है, तो वो ये कि एक्सपेक्टेड इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इनटू द प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन निकालेंगे और फिर हम ई निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है इसको डिवाइड कर देते हैं विद योर दिस प्लस 3.6। ठीक है, सो दिस इज़ योर डिविएशन। ठीक है, काय स्क्वायर टेस्ट कैसे लगाते हैं, हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, ठीक है, और उसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और उसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें हमें ई से डिवाइड किया है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। अब क्या होता है कि हम काय स्क्वायर टेस्ट को देखकर, अगर आंसर आ गया तो देखकर नहीं बता सकते कि ये सही है कि नहीं। काय स्क्वायर टेस्ट के लिए एक टेबल दी जाती है, जैसे आपकी लॉग टेबल होती है ना, वैसे काय स्क्वायर टेस्ट की एक टेबल होती है। उसको देखने के लिए आपको एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है, दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कॉलम्स -1 इंटू रोज -1। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। ठीक है, इसमें देखो कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने रोज़ है, 1 2। ठीक है, तो कितनी हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 - 1 4, 2 - 1 1, 4 इंटू 1 1। ठीक है, देन टेबल्स, ये हमें क्या देते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम जब भी टेबल खोलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने काय स्क्वायर की वैल्यू में क्या दे रखा है, तो वहाँ पे हमें पी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो मैंने सेम किया इस क्वेश्चन के लिए, तो मैंने देखा जो पी की वैल्यू दैट इज़ 0.05, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है। ठीक है, और ये 95% के अंदर आ रही है वैल्यू। ठीक है, के बाहर आ रही है वैल्यू, मतलब कि ये सही है। मतलब ये देखो, हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.05 इज़ 3.84, मतलब कि जो ये वैल्यू हमने निकाली है ना, दिस 1.79, ये विद इन द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंडर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस, जो मेरी हाइपोथेसिस जो कह रही थी कि मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो गलत है, वो सही निकली, एंड दिस इज़ बाय चांस। ठीक है, इट इज़ ओनली वैलिड व्हेन देयर इज़ नॉट मोर देन 2 ग्रुप्स। ठीक है, देन वी हैव कोरिलेशन। कोरिलेशन होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या वो होता है, अगर आपकी हाइट बढ़ेगी आपका वेट बढ़ेगा। ठीक है, आपकी एज बढ़ेगी। ठीक है, सो आपकी हाइट बढ़ेगी छोटे बच्चों में। ठीक है, सो ये हम क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते बिटवीन 2 कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो इसके लिए हम एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते दैट इज़ इक्वल टू आर। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद होना चाहिए, MCQs में पूछ लेते हैं। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ -1, इसका मतलब कि इन्वर्स है, कि जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आप में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की कमी, जो रिस्क है वो कम होगा, मतलब इन्वर्स है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर +1 है तो मतलब दोनों बढ़ेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर +1। ठीक है, अब ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, अब ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, +1। ठीक है, 0 क्या है कि कोई रिलेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर और डाइटरी फाइबर का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ नीडेड, पर ये आपको ध्यान रखना होगा कि कोरिलेशन डज नॉट प्रूव कि कोई कॉजेशन है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा होगा कि जो फैमिलीज जिनमें अंडर न्यूट्रिशन प्रेवलेंट है वहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब न्यूट्रिशन कम फर्टिलिटी रेट ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया। पर क्या ये कॉजेशन है, ये आप मान सकते हैं कि न्यूट्रिशन की वजह से फर्टिलिटी कम हो जाएगी, अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ तो हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉज बता रहा है। ठीक है, बस एक रिलेशनशिप बताता है। देन वी हैव रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे मीन पता है और मुझे एक वैल्यू पता है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी की एज पता है, अब मुझे पता करना है कि उसकी हाइट कितनी है और मेरे पास सामने डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं कैसे निकालूंगी, बाय दिस रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है एक्स कितना है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, मुझे पता है कि एज कितनी है, मैं चाहती हूँ हाइट निकालना, दैट इज़ वाई, तो मैं कैसे निकालूंगी, वाई जो मुझे वैल्यू चाहिए इज़ इक्वल टू
जो y का पूरा मीन है प्लस b क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, इनटू x, जो वैल्यू मुझे पता है, एज पता है, माइनस द मीन ऑफ x, ठीक है। तो इससे मुझे निकल गया। अब आप देख रहे हैं b का फॉर्मूला इज़ जस्ट सिमिलर टू योर दिस फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला इट इज़ जस्ट सिमिलर टू कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो इजीली याद हो गया, ठीक है। सो ये हो गया। तो मैं एक वैल्यू अगर मुझे पता है और दोनों ग्रुप्स का मीन पता है, मैं तो दूसरी वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। अगर मैं b कह रही हूँ तो इट इज़ अ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन x, ठीक है। जो y है वो x पे डिपेंड करेगा। अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर दूँ तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन x। सिमिलरली अगर मैं उल्टा कर दूँ, अगर मैं x ढूंढूँ y के बेसिस पे, तो x इज़ डिपेंडेंट ऑन y, तब मैं क्या कहूँगी, b1 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फॉर x अपॉन y, x डिपेंड करता है y पे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स।